तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो इस चैप्टर में अब तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। हमने सबसे पहले चार्ज का एक कांस्टेंट फ्लो मेंटेन करना सीखा। फिर एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज स्पीड होती है वो हमने देखा मिलीमीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। लेकिन फिर भी जैसे हम स्विच ऑन करते हैं इमीडिएटली बल्ब ग्लो हो जाता है या कोई भी अप्लायंसेस वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो एक्चुअली हम जैसे स्विच ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है लाइट की स्पीड से, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको चला देता है, इसकी वजह से अप्लायंसेस इमीडिएटली ऑन हो जाते हैं। ठीक है, फिर इस चार्ज के फ्लो में हमने देखा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन के इन फ्री इलेक्ट्रॉन के कंटिन्यूस कोलिजन्स होते हैं विथ न्यूक्लियर कोर एंड विथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से एक ऑब्स्टिकल आता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन हमने देखा। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है तो टेम्परेचर के साथ कैसे बदलता है वो देखा, और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस देखे। और उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर समझा। अब हम देखेंगे, हम जो बात कर रहे हैं ना कि जब हम चार्ज का एक कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन करते हैं तो उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए हमको ये क्या करना होता है, इस वायर के दो पॉइंट के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है। और जो ये डिवाइस करती है हम अब उसकी बात करने जा रहे हैं ना। तो ये जो हमको कांस्टेंट फ्लो चाहिए चार्ज का, उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए जो डिवाइस है जो हर पॉइंट पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, उसको हम सेल बोलते हैं या ईएमएफ सोर्स बोलते हैं। अब हम उसकी बात करेंगे और उसको समझेंगे। सुने, मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि सेल है क्या। सेल अलग अलग टाइप के होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी वो जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी वो जिनको हम चार्ज कर सकते हैं, वापस रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आपने देखा आप उसको बार बार चार्जिंग करते हो और फिर वो डिस्चार्ज भी होता रहता है। जब आप उसका यूज़ करते हो तो वो डिस्चार्ज होता है, जब आप उसको अपने यूएसबी से कनेक्ट करते हो तब वो चार्ज होता है। तो वो सेकेंडरी टाइप का सेल हो गया, ठीक है, जो रिचार्जेबल है। लेकिन मैं अभी एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि जो सेल होता है हम उसको दो कैटेगरी दे सकते हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो होते हैं कैन नॉट बी रिचार्ज। जैसे आपने बाजार में देखा होगा ना, जो पेंसिल सेल आता है जो आपके क्लॉक वगैरह में लगता है। सेकेंडरी जो विच कैन बी रिचार्ज, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में जो लगी हुई बैटरी है वो सेकेंडरी टाइप की जो रिचार्जेबल है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सेल बताता हूँ, वोल्टिक सेल जिसको बोलते हैं, है ना। अलग अलग टाइप के होते हैं, डैनियल भी आपके कोर्स में लेक्लांसी सेल होगा, डैनियल सेल होगा। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी या फिर जब प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल में इसको समझने की जरूरत पड़ती है। तो उसमें जब आपको हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ सिंपल सेल की। एक हम सिंपल सा सेल बनाते हैं। एक क्या करो, एक कंटेनर लो, ग्लास का कंटेनर ले लिया या बीकर ले लो। इसमें एक सॉल्यूशन डालो सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। अब इसमें एक रॉड डालो कॉपर की, एक हमने रॉड डाला कॉपर का, और एक रॉड डालो जिंक की। ये जिंक रॉड है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया कि ये डिवाइस है ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती, कैसे कर पाती है वो हम समझते हैं। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक हायर पोटेंशियल का टर्मिनल होना चाहिए और एक लो पोटेंशियल का टर्मिनल होना चाहिए।
तो ये तो है हमारे पास कॉपर प्लेट या कॉपर रॉड ले लो, और ये है हमारे पास जिंक रॉड, ठीक। और इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया है सल्फ्यूरिक एसिड, और अब जब हम इसको बाहर से कनेक्शन देते हैं, मान लेते हैं इसको हम बाहर से एक सर्किट बना देते हैं, एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, एक की लगा देते हैं और ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है। अब देखो रिएक्शन कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक होता है हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये जाता है कॉपर के पास, ये कॉपर रॉड के पास जाता है और उससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये क्या करेगा, कॉपर रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि इसके पास डेफिशिएंसी थी, और ये हाइड्रोजन गैस बना करके बबल फॉर्म में निकल जाएगा। तो अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलेंगे, और इसको हमने गलती से हायर पोटेंशियल पे माना हुआ है, तो ये हायर पोटेंशियल पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, देखो ये जो हाइड्रोजन आयन था वो जाता है कॉपर के पास, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और यहाँ पे बबल की फॉर्म में बाहर निकलने लगता है। तो तुम देखोगे कॉपर के पास बबल फॉर्म हो जाएंगे। और ये जो सल्फेट आयन है ये जाएगा जिंक के पास और बना देगा जिंक सल्फेट, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा अपने पास जो इसके पास एक्स्ट्रा थे, तो इस प्रोसेस में जिंक रॉड बन जाती नेगेटिव। तो देखो एक इलेक्ट्रॉड हायर पोटेंशियल पर आ गया और एक लो पोटेंशियल पर। तो हम तो बोलेंगे कि करंट कन्वेंशनली पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, लेकिन हम जानते हैं इधर कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है। एक्चुअली फ्लो कहाँ से हो रहा है, जिंक के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और इसके पास जो कॉपर रॉड है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भागेंगे जिंक से, तो ये जो फ्लो है ये है इलेक्ट्रॉन का, दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो रेड से दिखा रहा हूं ना, दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो मैंने तुम्हें व्हाइट एरो दिखाया, इट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल। क्योंकि एक्चुअली इधर कोई फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन हमको मालूम है कि हम बोलते हैं कि चार्ज का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, जबकि वायर में एक्चुअली फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन इस कमी को पूरा करने के लिए। तो तुम्हें समझ में आया कि एक सेल जो है वो कैसे हायर और लोअर पोटेंशियल डेवलप कर लेता है, और सर्किट के हर पॉइंट पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से चार्ज का फ्लो पॉसिबल हो पाता है। अब हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस की। अभी हमने, अच्छा अभी इससे पहले हम बात करेंगे एक ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, उसके बाद हम इंटरनल रेजिस्टेंस पे जाएंगे। तो मैंने तुम्हें एक सिंपल सेल बता दिया, वोल्टिक सेल इसको बोलते हैं, इसका नाम है वोल्टिक सेल। ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। डेनियल सेल होता है, लेक्लांसी सेल होता है। जो आपके पास ड्राई बैटरी आती है ना, जो आपने पेंसिल सेल देखा होगा 1.5 वोल्ट का, वो लेक्लांसी सेल का ही फॉर्म है ना। उसमें लिक्विड की जगह हमने पेस्ट भरे हुए कार्बन रॉड लगा रखी है। और एक होता है डेनियल सेल, ठीक है। तो वो मैं अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बता दूंगा, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिकल होगा। एक बार प्रैक्टिकल की लिस्ट देख लूंगा फिर मैं आपको बता दूंगा। अब हम बात करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। कुछ जगह पर हो सकता है तुम्हें ईएमएफ का फुल फॉर्म दिखाया जाए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो ये एक्चुअली फोर्स नहीं है, तो इसलिए ये एनर्जी है। ईएमएफ एनर्जी है, तो इसको ईएमएफ यानी इसको फुल फॉर्म में नहीं बोलना कभी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, इसको सिर्फ हम ईएमएफ बोलेंगे। अब ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है वो समझते हैं। देखो अ, हमने अभी देखा था वोल्टिक सेल का एग्जांपल, है ना। इसमें हमने क्या देखा,
कि एक कॉपर रॉड है और एक जिंक रॉड है। अब हमने, एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे। नहीं, चलो ठीक है, इसको, अरे ठीक, अब इससे काम चला लेते हैं। नहीं, दोनों चीज़ एक साथ समझाता हूँ मैं तुम्हें, इंटरनल रेजिस्टेंस भी अभी समझा देता हूँ। तो थोड़ा सा बड़ा सेल लेंगे हम। तो एक तो है हमारे पास कॉपर रॉड और एक है हमारे पास जिंक रॉड। ठीक है, और हमने क्या किया हुआ है, इसको बाहर एक रजिस्टर की मदद से कनेक्ट किया हुआ है, रजिस्टर और एक की के साथ ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक, मैंने तुम्हें बताया कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो भागते हैं कॉपर की तरफ और इससे 2 इलेक्ट्रॉन छीन करके इसके ऊपर डेफिशिएंसी क्रिएट कर देते हैं, और सल्फेट आयन मूव करते हैं जिंक की तरफ और इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे करके इसको नेगेटिव टर्मिनल बना देते हैं। और हाइड्रोजन तो यहाँ पर बबल की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, और जिंक जो है, जो जिंक सल्फेट बन बन के सॉल्यूशन में घुलता जाता है, तो जिंक रॉड धीरे धीरे डिजॉल्व होती जाएगी। ठीक है, अगर हम देखें अंदर जो करंट है, करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ। इसको हम जनरली कैथोड बोल देते हैं, जो नेगेटिव टर्मिनल वाला है, और इसको हम एनोड बोल देते हैं। तो सेल के अंदर अगर आप देखोगे तो प्लस चार्ज का जो डायरेक्शन, जो करंट का फ्लो है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव रॉड की तरफ हो रहा है, और यानी लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल हो रहा है, क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो इसको फ्लो करा पा रही है। और बाहर अगर हम देखें तो जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो रहा है। ठीक, अब जैसे हमने देखा कि बाहर जो रेजिस्टेंस होता है वो किस वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन की वजह से होता है। तो वहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो में ऑब्स्टेकल है, इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज ऑब्स्टेकल इन फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टिंग वायर, इन वायर ले लो, इन वायर। ठीक है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब देखो ठीक उसी तरह से ये जो अंदर है, अंदर अंदर भी तो आयंस का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का फ्लो हो रहा है, हाइड्रोजन आयन का। अब ये आयन भी सीधे सीधे तो नहीं पहुंच पाते। ठीक है, क्या होगा, जैसे यहाँ पर बबल्स बन रहे हैं, अब ये बबल क्या कर देते हैं, घेर लेते हैं। अब अगला हाइड्रोजन आयन को अंदर एंटर करने में दिक्कत होती है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये आपस में भी कोलाइड करते हैं, तो इस वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस फ्लो हो जाता है। जैसे देखो ऊपर वाले रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, इसका कॉज है कोलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और विथ जो न्यूक्लियर कोर है उससे। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक अंदर क्या होगा, ये जो आयंस है हाइड्रोजन और सल्फेट आयन, इनके रास्ते में जो रुकावट है, आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, और भी जो दूसरी रुकावट है उन सबको मिलाकर के हम बोलेंगे आर, जो है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या है, इट इज ऑब्स्टेकल। मेरे को लग रहा है मैं ऑब्स्टेकल की स्पेलिंग बहुत ही गलत लिख रहा हूँ, ऑब्स्टेकल। ठीक है, देख लेना इसको। ऑब्स्टेकल इन फ्लो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये इसका कॉज क्या है, कोलिजन, कोलिजन्स ऑफ
पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, इनके कोलिजन की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड किन किन पे करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम स्मॉल आर से दिखा रहे हैं, डिपेंड्स ऑन, देखो ये है, मान लो वो कॉपर की प्लेट, और ये है, हम एक्चुअली में रॉड के बजाय प्लेट लेना, जितना ज़्यादा एरिया लेंगे उतना इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो जैसे मान लो ये कॉपर की प्लेट है, ये जिंक की है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अब एरिया जितना बड़ा होगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। तो नंबर वन, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इस एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया जितना बड़ा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम होगा। दूसरा, इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि आयंस को उतना चलने में डिस्टेंस कम लगेगी ना। तो डिस्टेंस का भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस जितने कम, ओ रुको, इसका प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस कम तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम, डिस्टेंस ज़्यादा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा। तीसरा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखो, ये जो आयनाइजेशन होता है ना, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड का यानी इलेक्ट्रोलाइट का आयंस में, जो आयनाइजेशन होता है, ये आयनाइजेशन एक्चुअली में टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो अगर जैसे टेम्परेचर बढ़ने पर इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना है। अगर कंसंट्रेशन कम है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आयंस ज़्यादा बढ़ेंगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन पहले से ज़्यादा थे और तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो अब उनके कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, इससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर पर ये कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरनल रेजिस्टेंस कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। कम कब होगा? अगर कंसंट्रेशन ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लो है। इफ कंसंट्रेशन, यहाँ पर लिख देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर लो है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर हाई है तो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कम होगा मतलब एक ऑप्टिमम वैल्यू होनी चाहिए, ना तो बहुत कम ना ज़्यादा, एक ऑप्टिमम होना चाहिए कि हाँ ठीक है, फ्लो में आसानी रहे। तो ये हो गया। और इसके अलावा और कोई फैक्टर पर जिस पर डिपेंड करता हो? टेम्परेचर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, इलेक्ट्रोड के टाइप पर भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन ठीक है वो ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब अगली बात आती है कि ये जो आपका सेल है, ये कॉपर रॉड, मैंने बहुत सिंपल से सेल के एग्जांपल से समझाया है ना। आजकल तो बहुत एडवांस सेल हमको मिलते हैं, इस पे काफ़ी रिसर्च हुई है, लेकिन ये शुरुआती कुछ सेलों का एग्जांपल है। देखो, तो बाहर तो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अंदर है इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर से दिखा रखा है मैंने। अंदर करंट फ्लो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और बाहर करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब सेल को, ये जो सेल में ये जो केमिकल रिएक्शन हुई ना, हाइड्रोजन और सल्फेट का आयनाइजेशन, और फिर कॉपर के साथ उसकी हाइड्रोजन की इंटरेक्शन, और जिंक के साथ सल्फेट की इंटरेक्शन, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हुई।
उस एनर्जी के बेस की वजह से ही ये चार्ज का हम फ्लो मेंटेन कर पा रहे हैं। अब सेल को देखो, जो टोटल वर्क डन करना पड़ता है उसका एक हिस्सा बाहरी है, एक्सटर्नल, और एक हिस्सा उसको इंटरनल करना पड़ता है। ये जो सेल की जो इस केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, उसका एक हिस्सा बाहर खर्च हो रहा है और एक हिस्सा अंदर खर्च हो रहा है। जो सेल टोटल वर्क डन कर रहा है उसका एक पोर्शन एक्सटर्नल वर्क डन में है और एक हिस्सा उसका इंटरनल वर्क डन में, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि तुम वर्क डन को जो डिफाइन करते हो, इट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मैं एक्सटर्नल, मतलब मान लो सेल ने कोई क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो कराया सर्किट से पूरा ना, तो क्यू अमाउंट का चार्ज फ्लो कराया तो उसका एक तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल है और क्यू इंटू एक उसका पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल है। अब ये जो सेल वर्क डन कर रहा है, ठीक है, तो सेल ने टोटल वर्क डन किया क्यू। अब हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ यही बोलता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर। तो मान लो आई वैल्यू का करंट फ्लो हो रहा है, तो चलो बाहर पोटेंशियल डिफरेंस जो है आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वी मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी मान लेते हैं प्लस क्यू, और वी इक्वल टू आई आर भी होता है, इसको हम आई आर मान लेते हैं। ये जो वी है ना, वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ठीक है। इसको टर्मिनल पोटेंशियल भी बोलते हैं। टर्मिनल मतलब ये ये जो दो टर्मिनल है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। ओके, यहां तक बात क्लियर होगी। अब देखो, अगर सेल 1 कूलम चार्ज फ्लो करा रहा सर्किट में, तब इस वर्क डन को हम एप्सिलॉन से दिखाएंगे और इसको बोलेंगे ईएमएफ ऑफ सेल। मैंने क्यू की वैल्यू अगर 1 कर दी तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल। और ये क्या है? वर्क डन बाय सेल इन सर्कुलेटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू द सर्किट। मैं अब इसकी डेफिनेशन तुम्हें बता रहा हूँ, ईएमएफ ऑफ सेल किसको बोलते हैं। दो डेफिनेशन बताऊंगा मैं तुम्हें। एक तो वर्क डन बाय द सेल इन circulating 1 कूलम charge through the circuit। तो अगर कोई सेल 1 कूलम चार्ज का, अगर 1 कूलम चार्ज पूरे सर्किट से फ्लो कराने में जो भी वर्क डन करता है, इट इज नोन एज, जो कि V इक्वल टू आई आर के बराबर होता है, इट इज नोन एज ईएमएफ ऑफ सेल, है ना। इसको हम एप्सिलॉन से दिखा रहे हैं। एक डेफिनेशन और भी है। ये जो तुम्हारे पास इक्वेशन ना, V इक्वल एप्सिलॉन इक्वल टू V प्लस आई आर, अगर मैं करंट की वैल्यू 0 कर दूं तो एप्सिलॉन इक्वल टू V हो जाएगा। मतलब सेल से जब करंट न लिया जाए तब उसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज ईएमएफ ऑफ सेल, है ना। जब हम सेल से करंट न ले तो इसको मेरे को डिफाइन डेफिनेशन दे सकते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन electrodes of cell when current flowing
through the cell is 0 is defined as EMF of cell. तो मेरी बात क्लियर होगी कि ये जो एप्सिलॉन है, इट इज वर्क डन बाय सेल इन सर्कुलेटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू द सर्किट. ये इलेक्ट्रोड के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल प्लस आई आर, वेयर आई इज करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. तो यहाँ तक एक बार चेक करके बताएं. आपको मैंने कुछ चीज़ें समझाई. मैंने आपको बताया कि सेल क्या होता है, वो कैसे सर्किट के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से हमको चार्ज का एक कंटिन्यूस फ्लो मिलता है. और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, यानी जब जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें जो आयंस के फ्लो में ऑब्स्टेकल है, इट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस. और इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ प्लेट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस, टेम्परेचर और इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन, इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. और इसके साथ मैंने बताया कि जो चार्ज का फ्लो मेंटेन करने के लिए सेल को काम करना पड़ता है. इसका एक हिस्सा एक्सटर्नल है और एक हिस्सा इंटरनल है. तो अगर सेल 1 कूलम चार्ज सर्किट से फ्लो कराता है, तब सेल के वर्क डन को हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, और वो टर्मिनल पोटेंशियल प्लस आईआर के इक्वल होता है. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझको बताएं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. अब देखो, अगर सेकेंडरी सेल हो, इन द केस ऑफ सेकेंडरी सेल, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले लें, तो जैसे अभी मैं सेल को खाली इससे दिखा रहा हूँ. सेल को हम ऐसे दिखाते हैं. ठीक है, अभी जब हम सेल से करंट लेंगे तब ये टर्मिनल पोटेंशियल V और इसका ईएमएफ एप्सिलॉन और I वैल्यू का करंट फ्लो कर रहा है. इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R है. तब हम लिखते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू आई आर प्लस वी. इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्चार्जिंग. जैसे तो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी जब पूरे जो मोबाइल को चला रही है, तब वो हम उससे एनर्जी ले रहे हैं, तब वो डिस्चार्ज हो रहा है, तब ये इक्वेशन फॉलो होता है. लेकिन जब तुम चार्जिंग करते हो तब हम क्या करते हैं, तब एक बाहर से, जैसे तुम उसको इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ देते हो ना यूं, तब करंट उल्टा फ्लो होता है. इस वी वोल्ट के, जैसे तुमने जो चार्जर लगाया वो जैसे 5 वोल्ट का है ना, 5 वोल्ट का चार्जर लगाते हो तुम, तो वो अब सेल में करंट भेजता है. ठीक है, तो अब जो इक्वेशन हो जाता है वो हो जाता है एप्सिलॉन इक्वल टू वी माइनस आई आर. ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है ये बड़ा होना चाहिए, वो अब एनर्जी दे रहा है. ये वाला इक्वेशन हम कब यूज करते हैं? जैसे इसको तो हम इसको एक बार ठीक करके लिख देते हैं. ये होता है V प्लस आई आर और ये होता है V माइनस आई आर. ये होता है चार्जिंग इसकी. तो चार्जिंग के वक्त हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, एप्सिलॉन इक्वल टू V माइनस आई आर, और डिस्चार्जिंग के वक्त एप्सिलॉन इक्वल टू V प्लस आई आर. ठीक है, तो ये हो गया भाई सेल की बात खत्म. इस पर बेस न्यूमेरिकल साथ में ले लें या इसको अलग लें? चलो यहाँ पर हम देखते हैं. अगर हम ग्राफ बनाएं बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड करंट, तुम्हें पता है एप्सिलॉन इक्वल टू V प्लस आई आर है, तो V इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा. ठीक है, ये मानते हुए कि हम सेल का ईएमएफ कांस्टेंट रख रहे हैं और जो हम करंट बदल रहे हैं. तुम किसको बदलोगे? ये मान लो हमारे पास कोई सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है
सर्किट में एक रियोस्टेट जोड़ेंगे। रियोस्टेट क्या होता है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो तुम इससे रेजिस्टेंस को बदल सकते हो। रेजिस्टेंस बदलने से क्या होता है कि सर्किट में करंट बदलेगा। जैसे बैटरी का ईएमएफ है एप्सिलॉन, इसके अक्रॉस जैसे रियोस्टेट के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दो। वोल्ट मीटर क्या नापता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पर एक एम मीटर लगा दो। एम मीटर क्या नापता है? करंट। ठीक है। तो हम जैसे जैसे रेजिस्टेंस बदलेंगे एक्सटर्नल, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा, तो सर्किट का करंट भी बदलेगा। ठीक है। तो अगर मैं ये इक्वेशन अगर देखो तो y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी जैसा है। तो एक स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा तुम्हारे पास। ठीक। अब देखो, जब सेल से करंट न लिया जाए तब उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल है, जैसे आई की वैल्यू में जीरो कर दूं तो v इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है जीरो कॉमा एप्सिलॉन है, तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तुम्हारे पास, ठीक है, तो मतलब वो कब होगा? यहाँ पर देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में आई की वैल्यू जीरो कर दूं, नहीं आई की वैल्यू तो है हमारे पास, एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो, वोल्टेज की वैल्यू जीरो कर दो, तो एप्सिलॉन इक्वल टू आई आर हो जाएगा। यानी बाहर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही ना लगाओ, टर्मिनल पोटेंशियल, तब तुम्हारे पास आर जो हो जाएगा वो एप्सिलॉन माइनस ओ आई की वैल्यू, तब आई की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन बाय आर। तो ये एक्चुअली में तुम्हारे पास है एप्सिलॉन बाय आर कॉमा जीरो। अब इस पर बेस न्यूमेरिकल बन सकता है। वो तुमसे इंटरनल, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। क्वेश्चन, तुम्हें मान लो ग्राफ दिया हुआ है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्टेज। एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है तुम्हें। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट है 0,5 वोल्ट, और ये है मान लो तुम्हारे पास दिया हुआ है 2 एम्पियर, 0। अब पूछा है नंबर वन, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेल, एंड नंबर टू, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो अब देखो, मुझको पता है कि डिस्चार्जिंग के लिए अगर ग्राफ है तो एप्सिलॉन इक्वल टू वी प्लस आई आर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर करंट जीरो है, तो मैं इस इक्वेशन में अगर करंट जीरो रखूं, यानी ये दोनों कोऑर्डिनेट्स डाल लूं, कौन से वाले? 0,5, तो आई की वैल्यू जीरो और पोटेंशियल की वैल्यू 5, तो एप्सिलॉन कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। ऐसे ही अगर इसी इक्वेशन में मैं ये वाला कोऑर्डिनेट डालूं 2,0, यानी आई की वैल्यू 2 हो और वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो, तो एप्सिलॉन कितना है मेरे पास? 5। ये जीरो डाला मैंने, आर इंटू करंट की वैल्यू 2, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2.5 ओम। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ना, जो इस इक्वेशन पे बना हुआ है। यहाँ तक चेक करें, कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है बात? ओके, फिर से रिपीट करता हूँ। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको ट्राई करो। देखो, मान लो मेरे पास एक ग्राफ है बिटवीन आई एंड वी। ठीक है। वी हमने मेजर किया हुआ इन वोल्टेज और आई को मेजर किया हुआ इन एम्पियर। ये ग्राफ कुछ ऐसा है। ये पास हो रहा है 0,0,2 से, और ये है हमारे पास 3,0 से। मैं तुमसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द, ये ग्राफ किसके लिए आया है? एक सर्किट में एक रियोस्टेट लगा हुआ है जिसके अक्रॉस वोल्ट मीटर है,
और वोल्ट मीटर और एमीटर के हम आगे नए दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है, एक करंट नापता है, और यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और ईएमएफ एप्सिलॉन है। ठीक है, तो अब रियोस्टेट में क्या होता है, हम रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को बदल बदल करके ये वैल्यूज ऑब्टेन किया हुआ है। ठीक है, तो तुमको पता लगाना है कि ईएमएफ सेल का क्या है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। पहले एक बार ट्राई करें, फिर मैं बताऊंगा। तुम्हारा को जो डाउट है वो इसमें अपने आप दूर हो जाएगा। तुम एक बार इसको ट्राई करो, चाहे गलत आए या कैसे भी, उसके बाद मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। देखो, आपने हो सकता है ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे हम एक बार। सुने, मुझे v और i को रिलेट करने वाला इक्वेशन पता है कि एप्सिलॉन इक्वल टू v प्लस आई आर होता है। ठीक है, मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है, मतलब i1 और v1। i1 है 0 और v1 का वैल्यू है 2। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट ये है। और i2 v2 दूसरा कोऑर्डिनेट है मेरे पास 3, 0। ठीक, तो मतलब अगर मैं i की वैल्यू 0 रखूं तो v2 हो जाएगा। तो मेरे पास है एप्सिलॉन इक्वल टू v2 हो जाएगा अगर मैं i की वैल्यू 0 रखूं। तो इससे मुझे एप्सिलॉन मिल जाएगा 2 वोल्ट। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर इसी इक्वेशन में मैं अगर i की वैल्यू 3 रखूं तो v हो जाता है 0। तो एप्सिलॉन इक्वल टू v हो जाता है 0 अगर मैं i की वैल्यू 3 रख देता हूं तो। ठीक है, और एप्सिलॉन की वैल्यू मुझे पता है 2। तो r इक्वल टू हो जाएगा 2/3 ओम। चेक करें कोई डाउट। अब मैंने इसको सिंपली मैथमेटिकली बता दिया, बिना कॉन्सेप्ट को बिल्ड किए हुए। जैसे 10th में आपने क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे ना, 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन एक्स और वाई वाले, उसका सॉल्यूशन टाइप है। चेक करो कोई डाउट है क्या। फिर अभी एक दो क्वेश्चंस के बाद और क्लियर हो जाएगा। अभी तुम्हारी जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो है रियोस्टेट, वोल्ट मीटर और एमीटर। इससे तुम्हें रिलेशन समझ में नहीं आ रहा। ओके, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। देखो, मान लो ये आपके पास कोई सर्किट है, रियोस्टेट है। रियोस्टेट कैसा होता है अभी आगे इसी में मैं तुम्हें बताऊंगा। और ये बैटरी लगी है। इंटरनल रेजिस्टेंस को तुम उसके साथ भी दिखा सकते हो और ऊपर नीचे भी दिखा सकते हो। तो ये वोल्ट मीटर है, इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल नाप रहा है, और यहाँ पर एमीटर है। ठीक, तो अब इसमें व्हेन हमारे पास दो रीडिंग है वोल्ट मीटर और एमीटर की, तो इसको मैं ऐसा फ्रेम करता हूँ। देयर आर टू रीडिंग्स ऑफ एमीटर एट एट हाँ, ऐसा नहीं, रुको, उसको कुछ और फ्रेम करते हैं। व्हेन व्हेन वोल्ट मीटर नहीं, फॉर टू रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर दैट इज, वोल्ट मीटर की एक रीडिंग ले लेते हैं 2 वोल्ट एंड दूसरी ले लेते हैं 4 वोल्ट। देयर आर the readings of ammeter are 2 वोल्ट पर
जब इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। आर 3 एम्पियर एंड 1 एम्पियर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द EMF and internal resistance of the cell। ओके, तो मैं पहले तुम्हें दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। एक बार ट्राई करें। तो मैं आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। देखें, आपके पास एक्स आई और वी की वैल्यू के दो सेट्स हैं। देखो 2 वोल्ट पे करंट जो है वो 3 एम्पियर है। जब वोल्टेज हम 2 वोल्ट लेते हैं तो करंट की वैल्यू कितनी आती है? 3 एम्पियर। इसी तरह से जब हम वोल्टेज 4 वोल्ट लेते हैं तो करंट हो जाता है 1 एम्पियर। तो ये है V2 I2। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन है एप्सिलॉन इक्वल टू V प्लस आई आर। तो पहले इसके अंदर हम ये सेट डालते हैं 2 3। तो एप्सिलॉन इक्वल टू 2 + 3R, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर दूसरी बार हम इसमें वैल्यू डालते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू 4 + R। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन 0 हो गया, 2 - 4 हो गया -2, और ये हो गया हमारे पास माइनस नहीं +2R। तो 2R इक्वल टू 2, तो R की वैल्यू हो जाएगी 1 ओम। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो एप्सिलॉन इक्वल टू 2 + 3 × 1, तो एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी 5 वोल्ट। तो देखो मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इसका EMF कितना हो गया? 5 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1 ओम। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। आपका आंसर राइट है या रॉन्ग मुझको बताएं, या कोई डाउट हो तो बताएं। तो इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है ना इस इक्वेशन पर। ये सिंपली वो y इक्वल टू mx + c जैसा है। तुम्हारे पास दो वेरिएबल हैं, एप्सिलॉन और r, तो दो इक्वेशन बनाओ और उनको सॉल्व कर दो। ओके, चलो, कोई डाउट तो नहीं है ना? तो करेक्शन कर लेना। तो ये हो गई हमारे पास हमने क्या क्या सीख लिया। सेल क्या होता है, मतलब EMF सोर्स जो सर्किट के अंदर एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने की डिवाइस है, वो सेल है। दूसरा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के वक्त इक्वेशंस क्या होते हैं, EMF ऑफ सेल क्या होता है, ये हमने समझ लिया। अब सेल के कॉम्बिनेशन, आपने देखा होगा आपके घरों में जो टीवी या कोई भी रिमोट कंट्रोल होता है, उसके अंदर तुम दो या दो से ज़्यादा भी सेल डालते हो, तो वो सेल आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं, सीरीज में या पैरेलल में? तो सेल का कॉम्बिनेशन, सपोज मुझको, जैसे बाजार में जो सेल आता है वो 1.5 वोल्ट का आता है, लेकिन मान लो मैं कोई डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, उसको 3 वोल्ट की ज़रूरत है, या 4 वोल्ट की ज़रूरत है, या 1 वोल्ट की ज़रूरत है। तो हम सेल को कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि बाजार में तो वो खाली 1.5 का अवेलेबल है। तो उससे मैं कैसे 1 वोल्ट बनाऊं या 4 वोल्ट बनाऊं, तो वो हम अब कॉम्बिनेशन सीखेंगे। ठीक है, हमको डिजायर वोल्टेज लेना हो गिवन वोल्टेज के सेल से, तो वो है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और सेल का कौन सा कॉम्बिनेशन किस वक्त सूटेबल होता है, कि हमको सेल को सीरीज में जोड़ना कब फायदेमंद है और पैरेलल में जोड़ना कब फायदेमंद है, वो हम बात कर रहे हैं। तो सेल के कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक, तो ये मेरे पास एक सेल, इसका EMF एप्सिलॉन 1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ये मेरे पास दूसरा सेल,
इसका ईएमएफ एप्सिलॉन 2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। हमने अभी मैं खाली 2 सेल के एग्जांपल से समझा रहा हूँ, फिर मैं इसको एन के लिए भी जनरलाइज कर दूंगा। एक की मदद से हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जोड़ा हुआ है इसको। तो R हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, हमने 2 सेल लिए और उनको सीरीज में जोड़ा है। तो जब आप सीरीज में जोड़ोगे ना तो देखना I कॉमन हो जाएगा, दोनों सेल से जो फ्लो होने वाला करंट है वो कॉमन हो जाएगा। मैं इन पॉइंट्स को नाम दे रहा हूँ। ए और बी के बीच में पहला सेल लगा हुआ है और बी और सी के बीच में दूसरा सेल लगा हुआ है और सर्किट से आई वैल्यू का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आई वैल्यू का करंट लेने के लिए इन 2 सेल की बजाय अगर हम एक सेल लगाते तो वही सीरीज कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव ईएमएफ है। तो हम जानना चाहते हैं अगर इन दोनों की जगह मैं एक ही सेल लेता है एप्सिलॉन का, जिसको मैं एप्सिलॉन इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ई इक्विवेलेंट होता और मैं ठीक इसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ता और ठीक सेम वैल्यू का मैं करंट लेता, तो वो एक सेल के ईएमएफ की और इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी मैं वही जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा एक सेल होगा वो ए और सी के बीच में लगेगा। ठीक, अभी मेरी बात आप ध्यान से समझे कि जैसे मैं फर्स्ट सेल के लिए अगर बात करूं तो एप्सिलॉन 1 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए माइनस वी बी। यहाँ पर जो टर्मिनल पोटेंशियल आता है ना वो इस सेल के दोनों टर्मिनल के एंड का पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस IR1। ये मेरे पास फर्स्ट सेल के लिए हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, और दूसरे सेल के लिए हो जाएगा एप्सिलॉन 2 इक्वल टू वी बी माइनस वी सी प्लस IR2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अगर मैं इस सिंगल सेल के लिए देखूं तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू वी ए माइनस वी सी प्लस IR इक्विवेलेंट। ठीक है, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन है। अब अगर मुझे वी ए माइनस वी सी फाइंड आउट करना है तो एक मिनट, मैं इसको अभी क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को मैं रीराइट करता हूँ। जो फर्स्ट इक्वेशन था ना एप्सिलॉन 1 इक्वल टू वी ए माइनस वी बी प्लस IR1, इसको मैं लिख सकता हूँ वी ए माइनस वी बी इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस IR1। सेकेंड जो इक्वेशन था वी बी माइनस वी सी प्लस IR2, मैं उसको रीराइट कर सकता हूँ वी बी माइनस वी सी इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। और मैं जो थर्ड इक्वेशन था एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू वी ए माइनस वी सी प्लस IR इक्विवेलेंट, इसको मैं रीराइट कर सकता हूँ वी ए माइनस वी सी इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन है। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड करूं तो देखो वी बी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा वी ए माइनस वी सी इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस आई कॉमन ले लो R1 प्लस R2, ये इक्वेशन हो जाएगा 4। अगर आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो दोनों वैल्यू वी ए माइनस वी सी है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, तुम देखो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट की जगह क्या है एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, और आप पाएंगे आर इक्विवेलेंट की जगह क्या है R1 प्लस R2। हम यही तो फाइंड आउट करना चाहते थे कि इन दो सेल की जगह अगर एक सिंगल सेल लेते तो उसका ईएमएफ कितना होता और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता। आप चेक करके देखें, क्या आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो मुझको बताएं, अदरवाइज हम कंटिन्यू करेंगे।
यहाँ तक क्लियर है क्या बात? ओके, गुड। अब देखो, हम जनरल टर्म के लिए बात करते हैं। मैंने आपको बोला कि एप्सिलॉन इक्विवेलेंट आप लिखना सीरीज कॉम्बिनेशन में एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन टू, और आर इक्विवेलेंट लिखना आर वन प्लस आर टू। लेकिन ऐसा तो तब था ना जब मेरे पास जो सेल थे वो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हो, तो ठीक है, तब ये बात सही है। लेकिन अगर ऐसा होता कि एक सेल तो एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कराता और दूसरा सेल दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश करता, लेकिन मान लो करंट इधर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब एप्सिलॉन वन बड़ा है, तब तुम यूज करना एप्सिलॉन वन माइनस एप्सिलॉन टू। अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस तो सीधे सीधे जोड़ेंगे, तो तुम्हारे पास जनरल फॉर्मूला है सीरीज के लिए। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन तुम्हें देना है तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट होता है एप्सिलॉन वन प्लस माइनस एप्सिलॉन टू, है ना। अगर वो सेम डायरेक्शन में फ्लो मेंटेन कराने की कोशिश कर रहे हैं तब प्लस लेना, अदरवाइज नेगेटिव लेना। और लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हमेशा जुड़ेंगे, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है बात। ओके, मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ फॉर एन टर्म्स। अगर एन सेल जुड़े हुए हों, मान लो आपके पास ऐसा है, एक सेल ऐसा है आर वन एप्सिलॉन वन, और इस तरह से आपके पास टोटल एन सेल्स हैं और वो सीरीज में कंबाइंड है, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एप्सिलॉन वन प्लस माइनस एप्सिलॉन टू, ठीक है, अप टू एप्सिलॉन एन। वो डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन कैसी है, लेकिन आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो आर वन टू आर एन, ठीक है। अब एक और चीज़, मैंने अभी आपको जो स्टार्टिंग में डेरिवेशन कराते वक्त बताया था, एप्सिलॉन वन आर वन और एप्सिलॉन टू आर टू, और इसमें बाहर एक्सटर्नल सर्किट था, एक की लगा रखी हमने और एक बैटरी। तो ये जो आई फ्लो हो रहा है वो कितना होगा? देखो, आई इक्वल टू होता है वी बाय आर, तो यहाँ एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन टू अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएंगे आर प्लस आर वन प्लस आर टू, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में हमने काउंट कर लिए। तो इस तरीके से हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाने का एक तरीका तो ये भी हो सकता है यूं, या मैं ऐसा भी कई बार करूंगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को ऊपर दिखा दूंगा ना सर्किट के। तो ये दोनों तरीके सही हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या? और कोई डाउट है तो पूछें। अब इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। सॉरी। अच्छा, उससे पहले हम देखेंगे कि ये सीरीज में कंबाइन करना हमारे लिए कब सूटेबल है। तो सूटेबिलिटी भी हम चेक करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की, उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, अदरवाइज हम कंटिन्यू करते हैं। सुने, हम सूटेबिलिटी चेक कर रहे हैं, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने क्या किया, मान लो मेरे पास एन सेल्स हैं, सभी का ईएमएफ सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने हैं, एन सेल्स, और एक एक्सटर्नल में हमने जोड़ रखा है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, की से कनेक्ट करके सर्किट को हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ जो हो जाएगा
वो एप्सिलॉन प्लस एन टर्म्स तक, तो एन एप्सिलॉन, और आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर अप टू एन टर्म्स एन आर। सर्किट में से जो करंट फ्लो होगा वो एन एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस एन आर हो जाएगा। ठीक है। अब केस वन, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, देखो एक बार मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ। हमारे पास करंट इक्वल टू है एन एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस एन आर। अब केस वन लेते हैं अगर हम, when value of internal resistance is much larger than external resistance, तब हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट कर देंगे, तो I इक्वल टू हो जाएगा एन एप्सिलॉन अपॉन एन आर, जो कि एप्सिलॉन बाय आर है। देखो अभी तुमको एक सेल जो करंट देता है वो 10 सेलों ने मिलकर या 20 सेलों ने मिलकर दिया, तो इट इज नॉट सुटेबल। तो ये कॉम्बिनेशन सुटेबल नहीं है। कब? सीरीज में कंबाइन मत करना इस केस में। अगर कब? जब इंटरनल का सम एक्सटर्नल से बड़ा आ जाए, तो ये अभी नॉट सुटेबल है। अभी तुमको इस कंडीशन में जोड़ना ठीक नहीं है, तुम्हें फायदा ही नहीं मिलेगा करंट का। तुम एक सेल लगाओ या 10 सेल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इंटरनल से काफी बड़ा हो एक्सटर्नल, उस केस में तुम इंटरनल को निग्लेक्ट कर दो। अब तुम्हें देखो एक सेल से जो करंट मिलता है उसका n टाइम्स मिल रहा है ना, करंट बढ़ गया। तो अब इस केस में ये कॉम्बिनेशन सूटेबल है, तो इस वक्त इसको यूज करना चाहिए। तो ठीक है, सीरीज में जोड़ना कब हमारे लिए बेटर होता है? जब एक्सटर्नल की वैल्यू इंटरनल से बड़ी हो, तब तुम्हें करंट में फायदा मिलेगा। अगर तुम्हें करंट बढ़ाना है तो उस केस में ऐसे जोड़ देना चाहिए। ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली अगर तुम्हें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए था तब तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन करंट के टर्म में कोई फायदा नहीं होगा। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करने को दूंगा। मान लो एक सेल ये रहा हमारे पास, और एक सेल ये रहा, और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। सपोज इसका ईएमएफ है 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। और सपोज ये है हमारे पास, इसको ले लेते हैं हम 3 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं सपोज 2 ओम का, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं 7 ओम का, और है ना इसको हम ले लेते हैं 6 वोल्ट। तो नंबर वन आपको पता करना है इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। आप एक बार ट्राई करेंगे फिर मैं बताऊंगा। आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे हम लोग, और मुझको बताना राइट है या रॉन्ग आपका, है ना। नंबर वन, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ क्या दोनों सेल सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं। मुझे दिख रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हैं, तो उस केस में दोनों का ईएमएफ हमको ऐड करना होता है। ओके, तो 4 प्लस 6 मीन्स 10 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमेशा जोड़ते ही हैं, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। अब करंट इक्वल टू होता है एन एप्स इक्विवेलेंट ईएमएफ आर प्लस इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा 10 अपॉन 7 प्लस 3, तो 10 बाय 10 इक्वल टू सर्किट से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। तो ये हमारे पास तीनों आंसर हैं। चेक करें राइट है रॉन्ग।
गुड। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ। ये वही 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, और ये था वो हमारे पास 2 ओम, और ये है 6 वोल्ट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 7 ओम, वही सेम 3 क्वेश्चंस। इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। 1 मिनट का टाइम है, चेक ट्राई करें। आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे हम लोग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट ईएमएफ। अब तुम्हारा हम यहाँ पर अगर चेक करें तो ये 6 वोल्ट तो क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो कराना चाहता है, लेकिन 4 वोल्ट एंटी क्लॉकवाइज में। लेकिन बड़ा वोल्टेज कौन है? 6। तो ये करंट ऐसे ही फ्लो होगा, इसके अकॉर्डिंग ही होगा, है ना। और हमेशा बड़े में से छोटा वोल्टेज सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट तो हमेशा ऐड ही होंगे, तो 1 + 2 मीन्स 3 ओम। अब अगर आपको सर्किट में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करना। तो 2/7 + 3 मीन्स 2/10 मीन्स 0.2 एम्पियर। राइट है या रॉन्ग बताएं। गुड। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए मान लें मेरे पास 2 सेल हैं, एक एप्सिलॉन 1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 वाला। इसके साथ मैंने पैरेलल में एक और दूसरा सेल कनेक्ट किया हुआ है, R2 इंटरनल रेजिस्टेंस और एप्सिलॉन 2 ईएमएफ वाला। और इस सर्किट के साथ हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक की कनेक्ट की हुई है इस तरीके से। अब देखें, मैं इन 2 पॉइंट का नाम ए और बी रख देता हूं। फर्स्ट वाले सेल से करंट फ्लो हो रहा है सपोज I1, सेकंड वाले सेल से करंट फ्लो हो रहा है I2, और सर्किट से टोटल करंट फ्लो हो रहा है I विच इज इक्वल टू I1 + I2, है ना। तो हम चाहते हैं इन दोनों की जगह एक ही सेल यूज करें बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एप्सिलॉन और इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है। और सेम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो सेम वैल्यू का करंट फ्लो हो, ठीक है। ये हम चाहते हैं। अब अगर हम फर्स्ट के लिए इक्वेशन लिखें, तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन 1 इक्वल टू VA माइनस VB, जो टर्मिनल पोटेंशियल है सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में, प्लस I1 R1, ठीक है। सेकेंड सेल के लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो एप्सिलॉन 2 इक्वल टू VA माइनस VB, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, प्लस I2 R2। देखो सीरीज में दोनों सेल से फ्लो होने वाला करंट सेम था, पैरेलल में दोनों सेल्स के टर्मिनल इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ओके। इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो ई एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू VA माइनस VB प्लस IR इक्विवेलेंट, है ना। तो ये हमारे पास 3 अलग अलग इक्वेशंस हो गए। अब इनकी हेल्प से हम एप्सिलॉन इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
ओके। अब मैं क्या कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँगा, मुझे पता है आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, तो मेरे माइंड में एक चीज़ चल रही है, मैं आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू लिखना चाहता हूँ। तो मैं पहले फर्स्ट, जैसे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है वी ए माइनस वी बी प्लस आई वन आर वन, तो मैं इससे आई वन की वैल्यू ऑब्टेन कर लूँ। आई वन आर वन इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन वन माइनस वी ए माइनस वी बी। ओके, या आई वन इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन वन अपॉन आर वन माइनस वी ए माइनस वी बी अपॉन आर वन। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन को रीराइट कर लिया। ऐसे ही मैं सेकंड इक्वेशन को रीराइट करूंगा तो एप्सिलॉन टू अपॉन आर टू माइनस वी ए माइनस वी बी अपॉन आर टू। ये सेकंड इक्वेशन रीराइट कर लिया ना, सेकंड इक्वेशन ये था हमारे पास। इसको तुम रीराइट करोगे, रीअरेंज करोगे तो हम ऐसे आई टू की वैल्यू ले सकते हैं। और तीसरा जो इक्वेशन है हमारे पास एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू वी ए माइनस वी बी प्लस आई आर इक्विवेलेंट, इसमें अगर मैं आई की वैल्यू देखूं तो मेरे पास एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट माइनस वी ए माइनस वी बी अपॉन आर इक्विवेलेंट, ये इक्वेशन थ्री है मेरे पास। अब मैं इक्वेशन वन और टू को ऐड कर देता हूँ, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ मुझे मिलेगा आई वन प्लस आई टू, यहाँ मुझे मिलेगा एप्सिलॉन वन अपॉन आर वन प्लस एप्सिलॉन टू अपॉन आर टू माइनस, इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ वी ए माइनस वी बी, और मुझे मिलेगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। ये मेरे पास इक्वेशन फोर हो जाएगा। ये एक्चुअली में आई की वैल्यू है। अब मैं इक्वेशन थ्री और फोर को कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर वी हैव, देखो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन वन अपॉन आर वन प्लस एप्सिलॉन टू अपॉन आर टू, और वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, ये मिलेगा। यहाँ तक एक बार चेक करें, फिर मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। यहाँ तक क्लियर है क्या बात? ओके, है ना। मेरी क्लास के आप इमीडिएटली बाद में इन सबको रिवाइज जरूर कर लेना, बिना देखे, जो मैंने तरीका बताया ना, बिना देखे आप पेपर पे जरूर लिखें इसको। तो अभी हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो क्या आ गया, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन वन अपॉन आर वन प्लस एप्सिलॉन टू अपॉन आर टू, और वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। अब एक्चुअली में हमको है ना यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में प्लस माइनस प्लस माइनस, क्यों? अगर वो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं तभी प्लस आएगा, अदरवाइज नेगेटिव आएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, हम फिर वही काम करेंगे, इसकी सुटेबिलिटी देखेंगे। अच्छा, पहले यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा और सॉल्व करूँ तो जैसे वन अपॉन आर इक्विवेलेंट, एलसीएम लोगे तो आर वन आर टू और आर टू प्लस आर वन, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, नंबर एक। नंबर टू, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट लेना है, तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ पर अगर एलसीएम लेते आर वन आर टू, यहाँ हो जाता है एप्सिलॉन वन आर टू प्लस एप्सिलॉन टू आर वन। अब एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन वन आर टू प्लस एप्सिलॉन टू आर वन। बोर्ड में ये डेरिवेशन पूछा हुआ है आपसे ना इक्विवेलेंट का, इनटू आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आप यहाँ से उठा करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
और ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये आपके पास 2 सेल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमको जब यूज़ करना हो ना न्यूमेरिकल में, तब ये वाला अप्रोच सही है ना? ये ड्राइव करने के लिए आएगा आपको बोर्ड में कि आप एप्सिलॉन इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑब्टेन करें फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करें, तब ये कर दें 2 सेल के लिए। लेकिन 2 से ज़्यादा हो तो फिर ऊपर वाला कॉम्बिनेशन हमारे लिए सूटेबल होता है। अभी हम चेक करेंगे इसकी सूटेबिलिटी। अच्छा, एन टर्म्स के लिए अगर आपको करना हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। फॉर एन टर्म्स मतलब ऐसा हो कि आपके पास एक सेल ऐसा कनेक्टेड है एप्सिलॉन 1 और R1 वाला, और दूसरा सेल आपके पास है एप्सिलॉन 2 R2। ठीक है, ऐसे करते करते आपके पास मान लो एन सेल्स है, एप्सिलॉन n Rn। ठीक है, तो और मान लो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़े हुए हो एक आर से, और आई वैल्यू का करंट फ्लो रहा हो, तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू प्लस माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 अप टू प्लस माइनस एप्सिलॉन n अपॉन Rn, और 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 अप टू 1 अपॉन Rn, और आई की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ये कब सूटेबल है और कब सूटेबल नहीं है। तो सूटेबिलिटी, इसको चेक करने के लिए हमने माना कि हमारे पास सेम ईएमएफ के यानी एप्सिलॉन के और आर इंटरनल रेजिस्टेंस के टोटल एन सेल्स हैं। और इनके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने आर कनेक्ट किया हुआ है विथ अ की। ठीक, अब देखें 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इस केस में हो जाएगा 1 अपॉन आर अप टू 1 अपॉन आर। तो टोटल एन टर्म्स हैं हमारे पास, तो ये हो जाएगा एन बाय आर। तो आर इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा आर अपॉन एन, नंबर 1। और हमको पता है एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर अप टू एन टर्म्स। तो ये एन एप्सिलॉन बाय एन हो जाएगी, एन से एन कैंसिल हो जाएगा। तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू आर इक्विवेलेंट। तो मीन्स एप्सिलॉन आर अपॉन, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, नहीं गड़बड़ है। ओ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपॉन आर, तो आर। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर अपॉन एन हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन ही आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अभी इस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ एप्सिलॉन और आर इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास आर बाय एन। अब अगर हम करंट की वैल्यू निकालते हैं जो कि ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट आता है, तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर बाय एन। तो ये करंट हो गया सर्किट में। अब हम अलग अलग केस में इस सूटेबिलिटी को चेक करेंगे। केस 1, अगर मैं मानूं आर बाय एन मतलब एक्सटर्नल जो है
वो काफ़ी बड़े हों, इंटरनल जो हैं वो एक्सटर्नल से काफ़ी बड़े हों। तो आई इक्वल टू, देखो मैं तुम्हें पहले बता दूं, हमारे पास फॉर्मूला जो आया ना, हमने क्या किया था, हमने टोटल एन सेल्स लिए हुए हैं जिनका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, और उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आर वैल्यू के और एक की हेल्प से। ठीक, तो हमने देखा था कि हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ एप्सिलॉन आ गया, आर इक्विवेलेंट आर बाय एन आ गया, और सर्किट से करंट जो हमारे पास आया एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर बाय एन। ठीक है, अब हम ले रहे हैं केस वन। हम ये मान रहे हैं कि जो टोटल इंटरनल है वो एक्सटर्नल से काफ़ी बड़े हैं। तो इस केस में जो हम एक्सटर्नल को निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये देखो हमारे पास करंट एन टाइम्स बढ़ गया। एक सेल करंट देता है एप्सिलॉन बाय आर, तो एन सेल जोड़ने से हमारा करंट एन टाइम्स बढ़ गया ना। तो ये सर्किट अब सूटेबल है। तो ये सर्किट सूटेबल है कब? पैरेलल में हमको कब जोड़ना चाहिए? जब इंटरनल बहुत बड़े हों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। और सीरीज में हमको कब कनेक्ट करना चाहिए? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के सम टोटल इंटरनल से बड़ा हो काफी। केस टू, अगर मैं ये मानूं कि एक्सटर्नल इंटरनल से बहुत बड़ा हो, तो हम इस केस में एक्सटर्नल को निग्लेक्ट कर देंगे। तो देखो तुम्हें उतना ही करंट मिलेगा जो एक सेल देता है। तो हमें एन सेल जोड़ने की यहाँ जरूरत नहीं थी ना, तो हमको यहाँ एन सेल नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये अभी सूटेबल नहीं है, तो नॉट सूटेबल। यहां तक एक बार चेक कर लें, फिर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इस पर बेस्ड। तो मैंने आपको समझा दिया कि एक्सटर्नल कब सूटेबल होते हैं और इंटरनल कब सूटेबल, सीरीज कॉम्बिनेशन सेल का कब सूटेबल होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन कब सूटेबल होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन सूटेबल होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से काफ़ी बड़े हों, और पैरेलल यानी करंट में तुम्हें एन टाइम्स का फायदा मिलेगा। एन सेल जोड़ने से एन टाइम्स करंट हो जाए ना, तब पॉसिबल है जब एक्सटर्नल इंटरनल से बहुत बड़े हों, तब सीरीज में कनेक्ट करो। जब इंटरनल एक्सटर्नल से काफ़ी बड़े हों तब पैरेलल में कनेक्ट करो, तो तुम्हें करंट में गेन मिलेगा। यहाँ तक एक बार चेक कर लें, इस पर बेस न्यूमेरिकल करेंगे और एक मिक्स कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन भी करेंगे। एक क्वेश्चन देखो आप, मान लो ये इंटरनल 3 ओम का है, ये 6 ओम का है। ये बैटरी है मान लो 4 वोल्ट की, और ये बैटरी है मान लो 2 वोल्ट की। नहीं, ये मान लेते हैं हम 6 वोल्ट की बैटरी, और इसको हम सपोज कर लेते हैं 18 वोल्ट की बैटरी। नहीं, 18 या 12 वोल्ट की बैटरी। और हमने एक एक्सटर्नल कनेक्ट किया हुआ है 10 ओम का, नहीं 2 ओम का। आपने फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। ट्राई करें एक बार, आपने शायद ट्राई कर लिया होगा। चेक करेंगे और मुझको राइट या रॉन्ग ये बताएंगे। देखें, सबसे पहले हम इसमें आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। वो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ये हमेशा ऐड ही होगा। तो 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम आ जाएगा 6, तो 1/2। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास 2 ओम। तो ये तो हो गया हमारे पास 2 ओम।
अब हमको पता है एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस 3 प्लस 12 वोल्ट की बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस 6। तो ये हो गया हमारे पास 2 प्लस 2 इंटू 2 8 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 वोल्ट। अब करंट इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इक्विवेलेंट इंटरनल। तो 8 अपॉन 2 प्लस 2, तो 2 एम्पियर। चेक करें और बताएं कोई राइट है या रॉन्ग। गुड। एक क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करेंगे। एक ये बैटरी, ये इसका इंटरनल, एक ये दूसरी बैटरी, इसका इंटरनल, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और एक की। तो ये हमारे पास है 2 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम, 12 वोल्ट, 6 वोल्ट। नंबर 1 आपने बताना है इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। ट्राई करें, वही क्वेश्चन के डेटा वही हैं, बस मैंने बैटरीज का जो पोलरिटी है वो चेंज कर दी। ट्राई करेंगे आप, आपने ट्राई कर लिया होगा। चेक करें और राइट है या रॉन्ग बताएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और ये तो हमेशा ऐड होकर ही आएगा। तो 1/3 प्लस 1/6, तो हमको पता है ये 2 बन जाएगा। 6 एलसीएम, 2 प्लस 1, तो 1/2। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 2 ओम। इसको पोलरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पिछला आंसर था वैसे ही आएगा। अब इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट, इसमें देखो बैटरी की पोलरिटी अलग है, एक इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाहती है और एक इस डायरेक्शन में, तो लेकिन बड़ी वाली डोमिनेंट हो जाती है। तो 12/6 और दूसरी का साइन नेगेटिव ले लो, 6/3। तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन 2 इक्वल टू ओ, ये तो जीरो हो गई, 2 माइनस 2 जीरो। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, जीरो। तो सर्किट से करंट कोई फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, अगर ये जीरो नहीं होती तब मैं इसका यूज, चलो हम इसको जीरो नहीं बनाते, इसको कुछ चेंज कर लेते हैं वैल्यू। इसको मैं मान लेता हूँ 9 वोल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/3, तो मतलब ये डोमिनेंट हो जाएगी। तो मेरे को उल्टा सब करना था ना, मुझे 9/3 माइनस 12/6 करना चाहिए। तो 3 माइनस 2, तो अब ये हो जाता ई इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 इंटू 2, तो मीन्स 2 वोल्ट। अच्छा, पहले वाला भी सही, अच्छा हम इसको, चलो ठीक है। तो अब करंट हो जाता है इसमें 2/2 प्लस 2, तो 1/4 और 1/2, तो मीन्स 0.5 एम्पियर ना। पहले वाला भी जीरो भी हो सकता है, वो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन मैं अभी आपको एक वैल्यू के साथ बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बता दिया।
तो पहले वाले केस में 0 ईएमएफ हो जाता, ठीक है? तो वो भी क्वेश्चन मैं रखना चाहता था, लेकिन ठीक है। अभी आप समझ गए होंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ 0 हो सकता है, वो गलत नहीं था। चेक करें, पहले वाला यानी आपका आंसर तो 0 आया होगा, वो राइट है या रॉन्ग? मतलब वो पिछली वाली वैल्यूज का यूज करके आपने किया होगा, तो करंट भी 0 और वो भी 0। तो मतलब मैं एक क्वेश्चन और भी ऐसा फ्रेम कर देता हूँ, मीन्स जो हमारा पिछला क्वेश्चन था वो था हमारे पास 6 वोल्ट 3 ओम, और यहाँ पर 6 ओम 12 वोल्ट, टू ओम और सर्किट में बैटरी। तो इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा 0 वोल्ट, इसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम, और इसमें करंट फ्लो होगा 0 एम्पियर। ये भी सही है, तो चेक करके बताएं कोई डाउट, और राइट है या रॉन्ग? गुड। अब एक मिक्स कॉम्बिनेशन, टाइम हालांकि हो चुका है, लेकिन अभी एक मिक्स कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो ये आज का सेल का सारा कहानी खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास एप्सिलॉन ईएमएफ और आर इंटरनल रेजिस्टेंस के एन सेल्स की एक सीरीज है, तो सीरीज में ऐसे कनेक्टेड किए हुए मैंने, और यानी एन तो मेरे पास है रो, एन तो मेरे पास है रो, नहीं, रो मेरे पास हो जाएंगी और एन सेल्स हो जाएगा, ठीक है? एन सेल्स की सीरीज है और एम सेल्स की, और एम रोज है मेरे पास। मतलब ऐसी मेरे पास एन रो है। और इससे एक एक्सटर्नल जोड़ा हुआ है हमने आर का। तो देखो अभी क्या है, ये एन अगर जुड़ते हैं तो मैं क्या करता हूं, इनको, इनका ये सीरीज में ईएमएफ जो होता है वो एप्सिलॉन, जो अगर मैं सीरीज की बात करूं, जो सीरीज में जुड़े हुए ऊपर, तो एप्सिलॉन सीरीज की अगर मैं बात करता हूं, तो ईएमएफ जो इफेक्टिव ईएमएफ आता है वो ऐड करने से आ जाता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड करने से आ जाता है। तो इन सब का इफेक्टिव हो जाएगा एन एप्सिलॉन और एन आर, ये हो जाएगा। अब पैरेलल में अगर आप देखो तो 1 अपॉन इक्विवेलेंट सर्किट का अगर मैं देखूं, तो देखो एक पूरी का जो है वो है एन आर, तो 1 अपॉन एन आर, और ऐसी में एम टर्म्स ले रहा हूं, ठीक है ना, मेरे पास ऐसी एम है, तो ये हो जाएगा एम अपॉन एन आर। तो यहाँ पर देखो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास एन आर अपॉन एम, ठीक? तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ गया एन आर अपॉन एम। अब हमें पता है इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, अभी देखें आपके पास ये जो एक सीरीज है इसमें जो इफेक्टिव ईएमएफ है वो एन एप्सिलॉन है, और इनका जो तुम्हें मिला हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस वो है एन आर, और ऐसे करके तुम्हारे पास एम टर्म्स है। तो एप्सिलॉन ईएमएफ अपॉन एन आर अपॉन एम इक्वल टू, देखो ये
हो जाएगा एन एप्सिलॉन अपॉन आर। तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू एन एप्सिलॉन बाय आर इंटू एन आर अपॉन एम। कुछ अच्छा एन तो कट जाएगा ना, एन से एन कट गया नहीं, तो एम टर्म्स आएंगी, यहाँ पर एम आ जाएगा। मैंने कुछ गलत थोड़ी किया हुआ है। मेरे पास एक टर्म का था टोटल एन एप्सिलॉन और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो मैंने टोटल ऐसे एम टर्म्स जोड़ी थी, ठीक है, ये भी सही है। ओके, तो एम से एन कट गया, आर से आर कट गया, तो ये हो जाएगा एन एप्सिलॉन, करेक्ट। अब आई इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। तो आई इक्वल टू हो जाएगा एन एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट है हमारे पास एन आर अपॉन एम, ठीक। तो ये बात हो गई। अब देखो ये सुटेबल कब होता है, इसकी सुटेबिलिटी, ये कब सुटेबल है, जब आर इक्वल टू एन आर, यानी जब है ना, जो तुम्हारा पास एक्सटर्नल और इंटरनल ये बराबर हो, इक्वल टू ये हमारे पास था एन आर अपॉन एम, ठीक। तो यानी एम आर इक्वल टू एन आर हो जाए, तो ये कॉम्बिनेशन सूटेबल हो जाता है। तो अभी देखो मैंने तुम्हें क्या क्या बताया। नंबर वन, अगर आर इक्विवेलेंट से काफ़ी बड़ा हो एक्सटर्नल, तो क्या कौन सा सूटेबल रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा, जब आर इक्विवेलेंट काफ़ी बड़े हो एक्सटर्नल से, तब कौन सा कॉम्बिनेशन सूटेबल होता है, पैरेलल। नंबर थ्री, जब आर इक्विवेलेंट और एक्सटर्नल बराबर हो, तब कौन सा कॉम्बिनेशन सूट रहता है, मिक्स्ड। मिक्स कैसे बनाना है तुम्हें, तुम्हें एन, तो एन सीरीज में जोड़ने हैं और ऐसी तुम्हें एम रोज बनानी है। तो ऐसा मिक्स बनाओगे ना, तब तुम्हें मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो ये हम जो भी ये हमने जो बनाया है ये काय के लिए, टू गेट मैक्सिमम करंट, हमें ऐसा जोड़ना चाहिए। अभी एक और बात है, ये मिक्स वाला कॉम्बिनेशन है ना, तुम्हारे कोर्स में एनसीईआरटी में शायद नहीं है, तो इसका डेरिवेशन के तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बातें ध्यान रखना कि कौन सा कॉम्बिनेशन कब सूटेबल होता है। अभी कोई डाउट है तो मुझको बताओ, नहीं तो आज की क्लास हम खत्म करेंगे। हमने सेल्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले ली है कि सेल क्या होते हैं, ईएमएफ सेल का क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हम सेल को सीरीज में कब जोड़ें, पैरेलल में कब जोड़ें, मिक्स कॉम्बिनेशन में कब जोड़ें। अच्छा, इस पर एक मिक्स कॉम्बिनेशन पर एक क्वेश्चन बनाता हूँ। पहले एक मिक्स कॉम्बिनेशन पे एक क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन है हमारे पास। अरे अच्छा, पैरेलल में हमने एक क्वेश्चन और नहीं देखा दूसरे टाइप का। नहीं, देख लिया हमने, दोनों देख लिए, ठीक है। मिक्स में एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 2 वोल्ट और 1 ओम वाले, मान लेते हैं 2 वोल्ट 1 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम, ऐसे चार, और ऐसी मेरे पास टोटल 2 और एक 3 और बना लेते हैं। ये सारे सेल आइडेंटिकल हैं ना,
और एक एक्सटर्नल लगा रखा हमने आर। और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वी विल गेट मैक्सिमम करंट। तो ये एक बार मैं आपको ट्राई करने को दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम है, ट्राई करके बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपने देखो ट्राई कर लिया होगा, चेक करते हैं हम। सुनो, सीरीज में जैसे ये ऊपर वाली एक ब्रांच ले लूँ सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट सीधा ऐड करने पे आ जाता ना, तो 1+1+1+1, तो मतलब 4 ओम एक का हो गया 4 ओम। तो देखो 4 ओम, 4 ओम और 4 ओम ये तुम्हारे पास पैरेलल में, तो पैरेलल में 1 अपॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4+1/4+1/4। तो सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट, ये तो मैंने सीरीज का इक्विवेलेंट निकाला ना, तो सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/3 ओम। तो ये तो हो गई बात पूरे सर्किट में ना। भाई एक ब्रांच का 4 था और ऐसे 4 पैरेलल में जड़ लगे हुए हो, तो 4/3 हो जाएगा, है ना। सीरीज में बढ़ता है और पैरेलल में घटता है, तो उतने टाइम्स घट गया हमारे पास। अब अगर एक सीरीज में ई इक्विवेलेंट देखूं, तो सीरीज में इक्विवेलेंट ऐड करने पे आ जाता 2+2+2+2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 वोल्ट। ठीक है। अब पैरेलल में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर, ऐसे ऐड करते हुए एप्सिलॉन बाय आर। तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट है हमारे पास 4/3 पूरे सर्किट का, और ये है 4 टाइम्स ऑफ ईएमएफ कितना, 8 वोल्ट का, और एक में जो रेजिस्टेंस है वो है 4 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 वोल्ट। तो ई इक्विवेलेंट आ जाएगा 8 × 4/3। अरे अच्छा, इसकी तो मैं अभी तुम्हें ऐसे बता दे, इसकी तो मुझे जरूरत थी नहीं, तो ये हो जाएगा 32/3 वोल्ट। अभी मैं, और देखो सर्किट में मैक्सिमम करंट के लिए देखो, ये जो मिक्स कॉम्बिनेशन में है ना, तब मैंने तुम्हें बताया है कि मिक्स कॉम्बिनेशन में अगर तुम्हें मैक्सिमम करंट लेना है, तब तुम्हारा एक्सटर्नल जो होना चाहिए वो इंटरनल के इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। तो आर की वैल्यू एन रोज एक का और अपॉन एम के बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास कितने हैं, 4, और एक का कितना है 1, और ऐसी कितनी रो हैं, 3, तो ये कितना होना चाहिए 4/3 ओम के बराबर, तो हमको मैक्सिमम करंट मिलेगा। मतलब जब मिक्स कॉम्बिनेशन में एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर होता है तब हमको मैक्सिमम करंट मिलता है। और वो मैक्सिमम करंट अगर आप लेना चाहते तो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट से लेते, तो उस केस में हो जाता हमारे पास ई इक्विवेलेंट कितना 32/3 अपॉन एक्सटर्नल कितना 4/3, और प्लस इंटरनल भी कितना 4/3। तो इस तरह से हमको टोटल करंट मिल जाता। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में देखूं, तो टोटल हमारे पास मैक्सिमम करंट जो आता वो आता 32/3, और नीचे तुम्हारे पास कितना 8/3, तो इसको काटो, 4 एम्पियर तुम्हारे पास मैक्सिमम करंट होता है इस मिक्स केस में। अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, देखो प्रिपरेशन और रिवीजन जरूर करना। मैं तुम्हें रिवीजन करने का तरीका बताता हूँ। जैसे चैप्टर 1 खत्म हो गया, आज का जैसे रिवीजन करना, कैसे ब्लैंक पेपर उठाना, आज जो भी क्लास में हुआ, जो जो क्वेश्चंस याद आए वो रिपीट करना। ऐसे ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो है बैठ करके सोचना सब्जेक्ट के बारे में। तुम एक बात देखो ना, तुम्हें मूवी कैसे याद रहती है? मूवी तुम्हें इसलिए याद रहती है क्योंकि तुम जब मूवी हॉल में बैठते हो, तब तुम इमेजिन करते रहते हो, तब तुम उसको रिलेट करते रहते हो अपने लाइफ के साथ। कोई कैरेक्टर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम उसको रिलेट करते हो अपने लाइफ के साथ।
यानी तुम मूवी जब चल रही है तब भी उसके बारे में सोच रहे हो, जब मूवी हॉल के बाहर आते हो तब भी उसके बारे में सोचते रहते हो कि हीरो ने कैसे कपड़े पहने थे, वो कितना अच्छा था कलर। तो तुम उसके बारे में सोचते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, तो तुम्हें वही चीजें याद रहती है जिसके बारे में तुम सोचते हो, बातें करते हो। और तुम्हें फिर सब्जेक्ट कैसे याद रहेगा जब तुम सब्जेक्ट के बारे में सोचोगे। जब भी थोड़ा फ्री टाइम में बैठे हो तो एक बार सोचो कि अच्छा इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है, सर ने क्या क्या पढ़ाया, कैसे इंटरलिंक है, चार्ज का फ्लो है, रेजिस्टेंस है, उसके बारे में सोचो। फ्रेंड से बात करो कि भाई तेरे को ये क्वेश्चन आता है क्या, तेरे को उसके बारे में पता है। भले उस सामने वाले को नहीं पता हो, तुम्हें मालूम है, लेकिन तुम एक अपनी क्यूरियोसिटी के लिए खुद से क्वेश्चन करो, दूसरों से क्वेश्चन करो, दिन में उसके बारे में बातें करो। जब जो जैसे अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सोचो। जब भी जो जिस टाइम पे चल रहा हो चैप्टर उसके बारे में सोचो, तो वो तुम्हारा ब्रेन क्या करेगा, उसको परमानेंटली फिक्स कर देगा मेमोरी के अंदर। उसको मालूम है कि इस चीज की उसको जरूरत है। हमारा ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है, इसको जो भी लगता है ना इन्फॉर्मेशन काम की नहीं, उसको डिलीट कर देता है। और जब इसको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन काम की तो उसको स्टोर करता है और उसके बारे में लॉजिक्स डेवलप करता है। तो अब तुम इसको कैसे बताओगे कि भाई मेरे को इस चीज की जरूरत है। तो डेफिनेटली तुम उसके बारे में सोचोगे, जब डीप थिंकिंग में जाओगे, जब लोगों से बातें करोगे। अभी जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पड़ रहा है, चल रहा है, तो अपने फ्रेंड से बात करो, जो पढ़ने वाला बच्चा है उससे बात करो कि क्या इस तरह का क्वेश्चन तेरे को आता है, अगर ऐसा होता तो कैसा होता। तो तुमको ये सोचना पड़ेगा। जब तुम सोचोगे, दिन में कम से कम हाफ एन आवर रखो उसके लिए कि आज जो चला पड़ा है उसके बारे में सोचो, पूरे चैप्टर की सीक्वेंस क्या थी। जितना भी याद हो, फिर तुम्हारे ब्रेन को एक आदत पड़ जाएगी एनालिसिस करने की, और इस तरीके से तुम उसको परमानेंटली स्टोर कर सकते हो, पूरी जिंदगी भर के लिए याद रख सकते हो किसी भी चीज को। ओके, तो ऐसा जरूर करना। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, कोई भी दिक्कत आए तो मुझको बताना, लेकिन डेली स्टडी जरूरी है ना, डेली जरूर पढ़ते रहना। ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं।